नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो बहुत ही गहन विषय की चर्चा है। कृषि में सूक्ष्म जीवाणुओं का महत्व, यानी कि जीवाणुओं का हमारी खेती में कितना महत्व है, किस प्रकार से जीवाणु हमारी खेती में लाभदायक हैं और कहाँ होते हैं ये जीवाणु, हमें कैसे पता चले कि हमारी खेती में जीवाणु कितने हैं या नहीं हैं। इस प्रकार से आज हम आपको इस विषय में पूरी जानकारी देंगे। मुझे उम्मीद है किसान साथियों कि आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगेगी। ऐसी जानकारी आज तक आपने ना सुनी होगी ना किसी ने बताई होगी। आज का किसान कृषि की गहन अध्ययन में जा रहा है, बहुत ज़्यादा गहराई में जा रहा है। आज का किसान उस मूल तत्वों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिसके दम पर हम खेती करते हैं, और वो तत्व है जीवाणु। जितनी संसार में इस ज़मीन पे हम आसपास में जो भी ये सृष्टि हम देख रहे हैं, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जो हमारी दुनिया है, इससे भी बहुत बड़ी दुनिया है सूक्ष्म जीवाणुओं की, जिसको हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते। इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। और एक ऐसी दुनिया जो हमारे लिए काम कर रही है, हमें पता भी नहीं है, वो है सूक्ष्म जीवाणुओं की दुनिया। तो आज हम बात करेंगे सूक्ष्म जीवाणुओं का कृषि में महत्व। हम जितना भी खाद अपने खेतों में देते हैं, अपनी फसलों को देते हैं, उसमें सूक्ष्म जीवाणु हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और ये सूक्ष्म जीवाणु अलग अलग जगह पे अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। किस प्रकार से सूक्ष्म जीवाणुओं का अक्षय होता है, किस प्रकार से सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते हैं, जितने सूक्ष्म जीवाणु हमारी ज़मीन में होंगे उतनी ही हमारी पैदावार अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा। ये एक ख़ास बात है। हमें सूक्ष्म जीवाणुओं को संरक्षण देना चाहिए, उनको नष्ट नहीं करना चाहिए। सूक्ष्म जीवाणु हमारी कृषि के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, हर प्रकार से हमारी मदद करते हैं। प्रकृति में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम सूक्ष्म जीवाणुओं की तुलना में रख के अपनी खेती कर सकें। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सूक्ष्म जीवाणुओं का स्थान ले सके। ये प्रकृति की अनमोल धरोहर हमें कुदरत ने दी है, और ये धरोहर हमें संजोए रखनी पड़ेगी अगर हम कृषि करना चाहते हैं तो। अगर हम कृषि नहीं करना चाहते तो वो अलग बात है। सूक्ष्म जीवाणु हमारे खाद को पौधे को देते हैं। उदाहरण के तौर पर हम अपने खेतों में नाइट्रोजन, फास्फोरस यानी कि डीएपी डालते हैं, लेकिन पौधा इनको कभी भी सीधे ग्रहण नहीं करता है। जैसे हमने अपने खेत में नाइट्रोजन डाली है, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना सूक्ष्म जीवाणुओं का काम है। फास्फोरस को फास्फेट में बदलना सूक्ष्म जीवाणुओं का काम है। सूक्ष्म जीवाणु पौधे को सरल अवयवों में तोड़ के भोजन उपलब्ध करवाते हैं। जिस प्रकार से हम अन्न को सीधा नहीं खा सकते, मतलब हम गेहूं के दाने ऐसे के ऐसे नहीं चबाते, हम उससे रोटी बनाते हैं, हम उसको खाते हैं। उसी प्रकार से सूक्ष्म जीवाणु भी ज़मीन के लिए, हमारे पौधों के लिए जो खाद हम देते हैं अपनी फसलों में, उसको सरल अवयवों में तोड़ के पौधे को भोजन उपलब्ध करवाते हैं। ये सूक्ष्म जीवाणु ज़मीन की 1 से 1.5 इंच की परत में मौजूद होते हैं, ज़्यादा गहराई में कभी नहीं जाते हैं, ऊपर की परत में होते हैं। इनका अक्षय सबसे ज़्यादा 2 प्रकार से होता है। एक प्रकार से जब हम अपने खेतों में फसल अवशेष जलाते हैं तो ये ज़मीन की जो सतह है वो गर्म हो जाती है और हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, जब बरसात का पानी हमारे खेतों से बह के निकलता है, यानी कि जब हमारे खेतों से बारिश का पानी आता है और वो बह के चला जाता है, तो उसके साथ में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु बह के चले जाते हैं। ये 2 प्रकार से मुख्य तौर पर हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करते हैं।
इनका संरक्षण करने के लिए अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ रखें, यानी कि अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा हम गलने वाली चीज़ रखें जो लगातार गलती रहे, जैसे हरी खाद है, फसल अवशेष हैं या कंपोस्ट खाद है। इस प्रकार की अगर हम अपने खेत में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति बढ़ाएं तो हमारे खेत में जीवाणुओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी। आप ये जानना चाहेंगे कि हमारे खेत में बैक्टीरिया हैं या नहीं हैं, बैक्टीरिया कैसे काम करते हैं। हम इनको देख सकते नहीं, महसूस कर सकते हैं। इनकी क्रियाएं जो हैं उनसे पता चलता है कि बैक्टीरिया हमारे लिए कितने लाभदायक हैं। उदाहरण के तौर पर आप ये मान के चलिए कि आपने जहाँ पे गेहूं का भूसा इकट्ठा किया हो या सरसों निकालने के बाद में उसका भूसा जहाँ गिरा हो, वहाँ पे आपकी फसल कमज़ोर रहती है। उसका मुख्य कारण क्या है, क्यों कमज़ोर रहती है? अगर हम अपने खेत में कच्चा गोबर डालते हैं, कंपोस्ट खाद अच्छी प्रकार से तैयार नहीं है तो डालते हैं, तो हमारी फसल कमज़ोर होती है। हम कहते हैं कि कुरडी का खाद, कंपोस्ट खाद 2-3 साल तक लगता है, वो लगता ही साल के बाद में है। 1 साल में तो जो जीवाणु हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु हमारी खेती में मदद करते हैं, वो उसको सरल अवयवों में तोड़ने में व्यस्त होते हैं। जिनको हमारे पौधों को भोजन देना चाहिए वो आपकी फसल अवशेष यानी कि भूसे को, चाहे वो गेहूं का भूसा है, चाहे आपका सरसों का भूसा है, उसको गलाने में व्यस्त हो जाते हैं। जब वो इसको गलाने में व्यस्त हो जाते हैं तो वो पौधे को भोजन नहीं दे पाती। जहाँ जहाँ हमारा भूसा ज़्यादा गिरा होता है वहाँ वहाँ हमारी फसल कमज़ोर होती है। सीधी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया उस भूसे को गलाने में व्यस्त हो जाते हैं और हमारी फसल को जो सरल अवयव में तोड़ के भोजन उपलब्ध करवाना था वो नहीं करवा पाते हैं। 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद में फिर ये हमारी फसल को भोजन उपलब्ध करवाना शुरू कर देते हैं, उसको सरल अवयव में तोड़ देते हैं। फिर वहाँ पे फसल अच्छी होती है, औरों की अपेक्षा और एरिया को देख के वहाँ हमारी फसल अच्छी होती है। इस प्रकार से सूक्ष्म जीवाणु हमारी कृषि के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। इनका संरक्षण कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है, इनका अक्षय कैसे होता है ये भी मैंने आपको बताया है। प्रकृति में जितने सूक्ष्म जीवाणु हैं उसके अलावा हमने कुछ कृत्रिम भी सूक्ष्म जीवाणुओं का निर्माण किया है, जैसे नाइट्रोजन के सूक्ष्म जीवाणु हैं, फास्फोरस के हैं, पोटास के हैं। इसके अलावा एक्जोबैक्टर हैं, कई प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु जिसको हम कल्चर बोलते हैं या हम बोलते हैं जीवामृत, घनामृत, ये मेन तौर से यही हैं। हम केवल जीवाणुओं की संख्या को बढ़ा रहे हैं अपने खेतों में। और आज जो गौ आधारित खेती होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके खेत में जीवाणुओं को बढ़ाने के लिए होती है। अगर हमारे खेत में जीवाणुओं की अच्छी खासी संख्या हो तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हमारे खेत में जीवाणुओं की संख्या कम होती है तो हमारी ज़मीन का पीएच मान बढ़ता है, उत्पादन पे भी असर पड़ता है और हमारी ज़मीन की सेहत भी बिगड़ती है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने खेत में आप बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करें, बैक्टीरिया को बढ़ाएं। जितना बैक्टीरिया हम बढ़ाएंगे हमारी फसल उतनी अच्छी होगी। मैंने आपको यह भी बताया कि इनका अक्षय कैसे होता है, तो इनका अक्षय होने से भी रोकें, यानी कि आप फसल अवशेष ना जलाएं। और अभी आगे 1-1.5 महीने के बाद में जब बरसात का मौसम शुरू होगा तो आप अपने खेत के मेड़ को ऊंचा करें, मजबूत करें, ताकि हमारे खेत का पानी बह के ना जाए। अगर आपके खेत का पानी बह के नहीं जाएगा, खेत का पानी खेत में रहेगा, तो आपके सूक्ष्म जीवाणु संरक्षित रहेंगे, आपके खेत में रहेंगे। बह के जाने के बाद में ये कहीं पे भी कामयाब नहीं होते हैं। जहाँ एक जगह पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ भी ये काम नहीं करते हैं, और आपके खेत से बह के चले जाते हैं तो वहाँ काम करेंगे ही नहीं। तो मेरे किसान साथियों, आज मैं आपसे सिर्फ इसी विषय पे चर्चा करना चाहता था, सूक्ष्म जीवाणुओं का हमारी खेती में कितना महत्व है, किस प्रकार से ये काम करते हैं। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आपका थोड़ा सा इस ओर
ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, ताकि आज का जो किसान है वो सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रति सचेत रहे, जागरूक हो, और वो भी इस बात को समझे कि हमारी कृषि का मूल आधार जीवाणु हैं। जो आज हमारी कृषि हम कर रहे हैं उसका मूल आधार केवल और केवल जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं। बैक्टीरिया अगर ना हो तो कृषि संभव नहीं है। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों।